बिजनेस इंडेक्स संपादकीय 25 जुलाई 2025। विमान हादसा और उसके बाद हालात का प्रबंधन। हालिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच से जुड़ी जानकारी किस तरह बाहर आई, इस बारे में चिंता करने के बजाय हमें संस्थागत सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य। गत 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 260 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस हादसे के जान लोगों को बहुत दुख है, वहीं से बाद जांच की प्रक्रिया को लेकर भी बहुत अधिक असहजता का माहौल है। हालिया घटनाक्रम का आकलन करें तो पता चलता है कि ऐसी असहजता और चिंता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि अधिकारी इस दुर्घटना के परिणामों और जटिलताओं का अनुमान लगाने में विफल रहे। ऐसे में हादसे की जांच और बाहरी माहौल के प्रबंधन को लेकर जरूरी कदम तो नहीं उठा सके। हादसे की भयावहता केवल इस बात में निहित नहीं कि विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान सवारों के साथ जिस इमारत पर गिरा वहाँ कुछ मेडिकल छात्र भी मारे गए, बल्कि कई अन्य कारक भी थे जिनकी शायद अनदेखी की गई। पहली बात यह है कि दुनिया की पहली बड़ी हवाई दुर्घटना थी जिसमें बोइंग ड्रीम लाइनर विमान शिकार थी। जाहिर है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस हादसे की जांच और इसके निष्कर्षों पर है। जांच में इसलिए भी इतनी रुचि है क्योंकि एक बोइंग विमान के साथ यह हादसा तब हुआ जब बोइंग के अन्य विमानों में भी गड़बड़ी और दुर्घटना की खबर आई है। शायद किसी और से अधिक इस जांच की प्रतीक्षा बोइंग को रही होगी क्योंकि यात्रियों की धारणा और कंपनियों द्वारा विमानों का चयन ऐसे निष्कर्षों से प्रभावित होती हैं। दूसरी बात यह पहला मौका था जब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जो नगर विमानन मंत्रालय के अधीन आता है, उसने देश के भीतर हुए इस बड़े विमान हादसों की जांच की। पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड विदेश भेजा जाता था, इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता था। LIB ने हाल ही में ऐसे रिकॉर्ड निकालने की घरेलू क्षमता हासिल की जो पहले अपने आप एक उपलब्धि। इसके बावजूद उसे यह समझना चाहिए कि अधिक सतर्कता की जरूरत क्यों है। एक तो यह जांच अपनी तरह की अपनी कवायद थी, इसलिए नागर विमानन के क्षेत्र में वैश्विक अंशधारकों की इस पर गहरी नज़र थी। दूसरी ओर इतनी ही अहम बात यह है कि विमान निर्माता या उसे संचालित करने विमान कंपनी या हादसे वाले विमान को उड़ा रहे विमान चालकों को दोषपूर्ण करने का एक दूरदराज संकेत भी स्वाभाविक रूप से विवादास्पद होता है। तीसरी बात, एयर इंडिया उड़ान 171 की दुर्घटना 2022 में इस विमान कंपनी का निजीकरण होने के बाद हुई। पहली दुर्घटना भी टाटा द्वारा इस कंपनी के स्वामित्व संभालने के बाद इस पर निगाहें थी। उड़ान के दौरान यात्रियों की गलत व्यवहार की कई ऐसी घटना हुई जिसने अधिक बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। विमानों से जुड़ी तमाम खबरें आने के बाद इस पर बात भी सवाल उठे। सुरक्षा की दृष्टि से इतना रखरखाव कितने बेहतर ढंग से किया गया है। एयर इंडिया अब सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है जिस पर नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले की तुलना में कम नहीं थी। आखिर दुर्घटना अहमदाबाद में हुई तो गुजरात की राजधानी है, देश के किसी भी हिस्से में विमान हादसे में इतने ही मौतों का होना राष्ट्रीय शोक का विषय होता ही है। लेकिन गुजरात का एक ऐसा राज्य जहां जिसके शीर्ष राजनेता नई दिल्ली में केंद्र सरकार के भी शीर्ष पर हैं। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह उसी दिन अहमदाबाद पहुंचे जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन वहां गए। इतनी अधिक मौतों के अलावा इस हादसे में राजनयिक संवेदनशीलता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद AIB ने जिस तरह जांच को संभाल कर वह बताता है कि काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए था। विशेषज्ञों के अनुसार जांच में ड्रीम लाइनर के बारे में जानकारी रखने वाली किसी पायलट की नामौजूदगी उल्लेखनीय है क्योंकि यह विमान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर करता है। निश्चित रूप से AAIB की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने समय से यानी दुर्घटना के 1 महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार की, परंतु शुक्रवार की देर शाम रिपोर्ट जारी करने की क्या आवश्यकता थी। तय समय सीमा के पालन के सिवा उससे क्या फ़ायदा हुआ। इससे उलट
उसने अनावश्यक अटकलें को जन्म दे दिया, जिसे एएआईबी या नागर विमान मंत्रालय ने आधिकारिक सूचना के जरिए नकारने का भी कोई प्रयास नहीं किया। एआईबी की रिपोर्ट पर हादसे की जांच में शामिल और प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने वाली किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं थे। कुछ विशेषज्ञों ने संकेत भी दिया कि प्रारंभिक रिपोर्ट कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत के अहम हिस्से को दर्ज करने में चूक गई। यकीनन उन्होंने तर्क दिया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की पूरी तरह 40 मिनट की अवधि की व्याख्या में 2 घंटे से अधिक समय नहीं लगता, तो ऐसे में घटनाओं को अधिक स्पष्टता देने के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। इससे बुरी बात यह है कि विदेशी मीडिया के कुछ हिस्सों ने पायलटों के बीच हुई बातचीत के कुछ हिस्से को आधार पर दुर्घटना को लेकर एक अलग ही नज़रिया पेश किया आरंभ कर दिया। प्रतिस्पर्धी मीडिया वाले माहौल में ऐसी रिपोर्ट ने हादसे के कारणों को लेकर और अटकलों को जन्म दिया। एएआईबी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य हादसों को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं, बल्कि उसका इरादा इस बात पर प्रकाश डालने का है कि आखिर विमान के गिरने के एन पहले वाले मिनटों वाले क्या हुआ। एआईबी और अमेरिकी परिवहन सुरक्षा बोर्ड के दोनों हादसे में मीडिया में आई वजहों की अपरिपक्व और अटकलबाजी बताया। उसके मुताबिक ये चुनिंदा और सुस्पष्ट रिकॉर्ड आधारित, परंतु इससे विमान उद्योग में पायलटों के मनोबल और विमान यात्रियों के आत्मविश्वास को पहले ही काफ़ी क्षति पहुंचा चुकी थी। क्या अधिकारी विमान हादसे की रिपोर्ट से जुड़े हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को टाल सकते थे? शायद नागर विमान मंत्रालय इस हादसे की विकरालता को चिन्हित करके एआईबी और जांच टीम को इसकी संवेदनशीलता को अवगत करा सकता था। शायद ऐसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त विमानन चालक जिसके पास ड्रीमलाइनर जैसे उत्कृष्ट विमान उड़ाने का अनुभव हो, उसकी जांच समिति ने शामिल किया जाना चाहिए था, या फिर इनके विशेषज्ञ नजरिए से इनमें शामिल किया जाना चाहिए था। शायद प्रबंधक और आईबीबी मीडिया से बातचीत करके यह समझना था कि दुर्घटना के विभिन्न पहलू और उसके पेचीदगी क्या थी, जिसे छिपा कर रखा जाना। यह 1 साल के बाद अंतिम रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करने के विचार सही नहीं है। एआईबी में सुधार तथा मंत्रालय में सुधार की आवश्यकता है। अगर मंत्रालय अपनी नियामकीय शाखा यानी नागर विमान निदेशालय में खाली तकनीक की करीब आधे भी बढ़ते तो ऐसे दुर्घटनाओं को अंजाम देना आसान नहीं होता। भारत में तकनीकी लोगों में पायलटों की कमी नहीं, इन संस्थाओं को अधिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में इनकी क्षमता में सुधार होना और विमान हादसों की जांच जैसे आपातकालीन कार्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। संचार में तीव्र एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। नकदी प्रबंधन में आरबीआई की चुनौती अपार। सैमुअल टेलर कोलरिज की एक किताब द राइज ऑफ द एंसेंट मिनरल की कुछ पंक्तियों में नाविकों की व्यथा का जिक्र है। वे समुद्र के बीच होते हुए प्यास से मर रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर खारा पानी है। आजकल आप देनदारियों का प्रबंधन करने वाले वरिष्ठ बैंकरों को केविन की तरह से गुजरते हैं, तो आप उन्हें भी ठीक ऐसी स्थिति में सामना करते हुए पाएंगे। यहाँ बस एक ही अंतर यानी पानी की जगह खूब पैसा है। वित्तीय तंत्र में खूब पैसा है, लेकिन कम लागत वाले बचत और चालू खाते हर तिमाही कम हो रहे हैं। बेहतर मार्जिन पर उधार देने के लिए कोई सस्ती पूंजी उपलब्ध नहीं है। जून के आखिरी हफ्ते में कुछ बड़े सरकारी बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कुछ 1000 करोड़ रुपये ऋण वितरित किए। 1 साल में इन ऋणों की ब्याज 5.75% है और 7.97% है बीच है। जून तिमाही करीब आने के कारण बैंक ऋण वृद्धि बढ़ाने के दबाव में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वे इतनी कम दरों पर ऋण देते हैं तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे। वित्त वर्ष के अंत 23 मार्च को एक वित्तीय तंत्र में नकदी की 2.4 लाख करोड़ रुपये की कमी थी और इससे करीब 3 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष है। 4 जुलाई को अधिशेष 4 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के आक्रामकता के भरी खुली बाजार परिचालन OMO वाली नीति के कारण है। आरबीआई ने OMO के माध्यम से 4.95 लाख करोड़ रुपये बॉन्ड खरीदे, जिसके वित्तीय तंत्र में पैसा आया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपये बॉन्ड की पुनः खरीद की गई थी, जिससे वित्त में मूल नकदी बढ़ी।
वित्तीय तंत्र में बहुत अधिक पैसा होने के कारण एक रात ही दरें अस्थायी जमा पूंजी के क्रम में होने लगी। आरबीआई की नकदी समायोजन सुविधा फ्रेमवर्क की निचली सीमा है। इससे आरबीआई को वित्तीय तंत्र में अतिरिक्त नकदी निकालने और रात भर के बजाय दर को एलएएफ के दायरे में लाने के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो वीआरआर नीलामी के लिए प्रेरित किया। बैंकिंग तंत्र में अल्पकालिक नकदी प्रबंधन की रिजर्व बैंक एएलएफ को उपयोग करता है। यह एक ऐसी सीमा जिसके भीतर मुद्रा प्रबंधन के रातों रात बाजार दरों में उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है। 3 नीतिगत दरों पर विचार करें तो अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ निचला स्तर रेपो दर मध्य है, और जबकि सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ ऊपरी सीमा है। एसडीए दर में 2022 में एलएएफ के निचले स्तर के रूप में पेश किया, जिससे डिस्कॉन्ट रेट रिवर्स रेपो की जगह ली। वर्तमान में रेपो दर 5.5%, एसडीएफ 5.25% और एमएसएफ 7.75% थे। एलएएफ का उद्देश्य रात भर के लिए दिए गए ऋण दर को सीमा में रखना है। आजकल भारित औसत ओवरनाइट ऋण दर लगभग 5.25% के आसपास है, जो एलएएफ का निचला स्तर। कभी कभी यह इससे भी नीचे हो जाता है, जिसके कारण आरबीआई की वीआरआर की घोषणा करनी पड़ती है। नकदी में इस उतार चढ़ाव से बैंकिंग तंत्र में जुड़े लोग हैरान हो रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में आरबीआई ने लगातार तीसरी बार नीतिगत रेपो दर में कमी की। फरवरी में 3 दरों में कटौती की, जिससे ताज़ा कटौती 50 आधार अंक हो गई, और इसके कारण 4 महीने में रेपो दर 6.5% से घटकर 5.5% हो गया। जनवरी में जून की शुरुआत तक आरबीआई ने बाजार में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये की नकदी डाली थी, लेकिन अब यह बाजार पैसा वापस ले रहा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में उसने 2.5 करोड़ रुपये की 7 दिवसीय वीआरआर नीलामी की घोषणा की, जो अब सबसे अधिक है। वहीं बैंकों ने 1.5 करोड़ रुपये की बोली लगाई। आरबीआई की मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप का भी नकदी पर असर पड़ता है। जब आरबीआई डॉलर खरीदता है तो वित्तीय तंत्र में उतना ही स्थानीय मुद्रा आता है, और जब वो डॉलर बेचता है तो रुपये तंत्र में बाहर चले जाते हैं। आरबीआई ने रेपो दर और वीआरआर में कटौती की ताकि बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके और ऋण लेने वाले पूंजी को लागत कम हो। हर कोई चाहता है कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति देने के लिए बैंक ऋण बढ़े। वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% से बढ़ी, जो 2021 के बाद सबसे अधिक धीमी गति थी। आरबीआई ने चालू वर्ष के लिए भी यही तरह की वृद्धि का अनुमान लगाया है। क्या सिर्फ बहुत सारी नकदी और कम ब्याज दरें ही ऋण वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, या फिर वृद्धि के लिए मांग भी अहम है? इस दशक में ऋण वृद्धि सबसे बेहतर है। वित्त वर्ष 2026 और 28 की वित्तीय साल की अवधि है। इस वर्ष 2026 में ऋण वृद्धि 25.2% थी। वित्त वर्ष 2008 में 21.6% थी। गिरने से पहले यानी 2007 में और भी मजबूत होकर 28.1% हो गई। ये 3 वर्षों के दौरान गैर खाद्य कृषि का औसत विस्तार 27% था। अब आपको जिज्ञासा होगी कि उस समय नीतिगत दर क्या थी। तो रेपो दर 2006 में 6.75% थे, जो साल के अंत तक बढ़कर 7.75% हो गई, और फिर जुलाई 2008 में बढ़कर 9% हो गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्याज दर में दरों में वृद्धि और ऋण दर के बीच कोई संबंध नहीं है। वास्तव में मांग ही अहम है। हाल के समय में वित्त वर्ष 2023 में भारत का बैंक ऋण 15% बढ़ा, जो 2012 के बाद सबसे अधिक है। आईसीआईसी बैंक की एक ताज़ा शोध रिपोर्ट के बताती है, अगर ब्याज में अधिक पूंजी हो तब शेयर बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं और कंपनी के बॉन्ड पर ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड के मुकाबले कम हो जाती है। इससे मुताबिक अधिक पूंजी के 3 तिमाही बाद लोगों का उपभोग बढ़ता है और खुदरा महंगाई भी बढ़ता है। अभी जून में खुदरा महंगाई कम होकर 2.1% पर आ गई। इससे वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही और औसत महंगाई 2.69% होगी, जो आरबीआई 2.69% के अनुमान से कम है। जब बाजार में बहुत नकदी होती तब नियामक के पास उसे कम करने के कई तरीके होते हैं। अहम सवाल यह है कि आखिर तंत्र में कितनी नकदी चाहिए? क्या यह उचित, पर्याप्त और बहुत अधिक होनी चाहिए? इस पर यह निर्भर करेगा कि परिसंपत्तियों की कीमतें बहुत ज़्यादा
दिखेगी, महंगाई में बढ़ोतरी दिखने को मिलेगा या फिर अर्थव्यवस्था में वृद्धि को तेज गति बिना किसी रुकावट के फिर से बरकत होगी।